समय की बहुत ही जरा कंजूसी के साथ बात करना पड़ रहा है। मैं तो वेट कर रहा था कि ये 8 बजे शुरू होने वाला है, तो मैं भागते भागते वाड़ी से निकल कर आया। थोड़ी देर लगेगी यहाँ पर मालूम होने के बाद हमने थोड़ा समय लिया, इसलिए मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। और ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। लोग के कहेंगे कि चुनाव तो ऐसे ही आते हैं जाते हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है। और बहुत से पार्टियां भी यही समझ के कंटेस्ट करते हैं, चलो 1 सीट से क्या होने वाला है, हम ठहरे तो क्या होने वाला है। तो ये ऐसा सोच सोच कर ठहरने वाले लोग हैं। आप बैठिए, मैं बुलाऊंगा उस वक्त आप आइए। जब तक तो ये सोचकर बहुत से लोग इलेक्शन में ठहरे। अरे भाई, ठहरे कैसा? आप कैसा हुकूमत बनाने वाले हो? आपके पास कितने लोग हैं और आप लोगों को क्या देने वाले हो? ये अहम मसला है ना। ना आपके पास सारे कर्नाटक में लड़के सरकार बनाने की ताकत है, ना अपने बल पे आने का वो भी कोई आपके पास हैसियत नहीं है। लेकिन आप किसी के बहकाव में आके अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसका नुकसान सिर्फ आप अकेले को नहीं होता, पूरे मजहब के लोगों को होता है उसका नुकसान। मेरे को बहुत लोग उचकाते हैं, मुझे भी, क्या साहब आप 52 साल से कांग्रेस में एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर, कभी हारे नहीं इलेक्शन। परसों का एक ही आ गया, मेरी बदकिस्मती बोलिए या लोग मेरे काम को नहीं जाने, ऐसा हो गया होगा। लेकिन मैं गुलबर्गा के नॉर्थ के लोगों का जो जोश और जज्बा देखा और उन्होंने मजबूती से मेरे साथ ठहरा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता ना, जब हम साथ में रहते हैं, हमेशा लोग बोलते हैं साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं बोलते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते जाते हैं, वो पीछे वाले कब ढकलते मालूम नहीं होता। तो ऐसा होता है, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ रहे, पीछे नहीं या सामने नहीं। तो साथ रहने वालों का मैं देख सकता हूं, राइट को, लेफ्ट को, कौन है सामने, कौन है देख सकता, लेकिन पीछे वाले की सूरत देख नहीं सकता मैं, और कोई भी देख नहीं सकते। तो फिर भी हम ये सोच के चलते हैं कि हर आदमी, जब हर इंसान, उसके पास अच्छे गुण होते हैं, उसको अच्छी तालीम दी जाती है, वो खुश रहेंगे, अच्छे नीयत के रहेंगे, सोच के ही चलते हैं। लेकिन चलो कभी कभी ऐसा धोखा होता है और आदमी
अच्छा काम करने के बाद, अच्छी नीयत रहने के बाद भी वो हारता है, उस बात को मैं छोड़ देता हूं। लेकिन आज ये जो कर्नाटक की सरकार है, ये 40% करप्शन की सरकार है। 40% कमीशन लिए बगैर कोई काम नहीं करती। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं। उन्होंने एप्लीकेशन मोदी जी को दिया, उन्होंने एप्लीकेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया, उन्होंने लोकायुक्त को दिया, गवर्नर को दिया, लेकिन मोदी साहब उसको नजरअंदाज किए। क्यों किए मुझे मालूम नहीं। उनका तो एक जुमला है, कौन सा? न खाऊंगा न खाने दूंगा। अरे भाई, खाने वाला तेरे बाजू में ही बैठा है। चीफ मिनिस्टर और उसकी टीम पूरे तुम्हारे आजू बाजू में है, फिर उसको खाने दे रहे हो और ऊपर से कहते हो मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। आप वो खाऊंगा न खाने दूंगा तो ये जुमला बाहर बोल रहे लोगों को, लेकिन वो खा रहे हैं, तुम देख रहे हो। इसीलिए ये जुमला उन्होंने पहले कहा झूठ। और दूसरा एक बात है कि मोदी साहब हमेशा मैं सच कहता हूं, मैं अच्छी सरकार देता हूं। ये कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल सबको लूटा। ठीक है भाई, कांग्रेस 70 साल अगर लूटा, आप आके क्या कर रहे हो? कांग्रेस ने तो आजादी दिलाई, कांग्रेस ने तो कॉलेज, स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, कांग्रेस ने तालीम दी। आजादी के पहले 16% लोग पढ़े लिखे होते थे और हमारे एरिया में सिर्फ 12%। लेकिन आज पढ़े लिखे लोग 72% है। 72%। ये किसकी देन है? ये तो आजादी के बाद कांग्रेस ही है ना भाई। 70 साल में क्या किए बोल के पूछते हैं, हम यही किए। आपको पढ़ाया लिखाया, इंजीनियरिंग कॉलेज लाए, मेडिकल कॉलेज लाए, लाकर मोदी जी को भी पढ़ाए, शाह को भी पढ़ाए और उसी कॉलेज। क्योंकि ये आजादी के पहले तो पैदा नहीं हुए थे, ये तो आजादी के बाद में क्या है ना। फिर ये कौन से स्कूल में पढ़ते? हम बनाए तो स्कूल में ही पढ़ना ना। तो ये बार बार हमको पूछते आप क्या करें, क्या करें? बर्बाद करें। अरे हम अगर बर्बाद करते, जमहूरियत को टिका नहीं सकते, या संविधान को, दस्तूर को, उसकी हिफाजत नहीं करते, मोदी साहब, शाह साहब, आप प्राइम मिनिस्टर और शाह जो होम मिनिस्टर बन ही नहीं सकते थे। आपने बना है, हमारे वजह से बना है, हमारे जमहूरियत के वजह से बना है, उसकी हिफाजत हमने की, हमारे दस्तूर के वजह से बना है। फिर भी हमको बोलते हैं क्या किया? अरे इनका दस्तूर तो ऐसा था कि पूछो मत। मैं और एक दिन बोलूंगा, ये चुनाव का है, थोड़ी सी बात को मेरे को नोटिस देते हैं, मेरे को धमकी देते हैं। ये बीजेपी के लोग मुझे मारना भी चाहते हैं, पूरे खानदान को साफ करना चाहते हैं। अरे करो भाई, हम तो मरने के लिए ही पैदा हो गए। क्या कोई आदमी 200 साल जीता है? कोई 150 साल जीता है? अरे उम्र ही हिंदुस्तान में जो है 70-72 साल की है। मैं तो अब बोनस में जी रहा हूं। 81 साल है मेरा 81 ईयर चल रहा है।
और थोड़े दिन जीऊंगा। अगर आप लोग मरवाना चाहते हैं तो मरो, मैं डरूंगा नहीं। मैं मरूंगा नहीं, मैं वसूलों के लिए लड़ूंगा। पार्लियामेंट में भी लड़ा हूं, अभी भी बाहर भी लड़ूंगा। मेरे को कोई डरा के धमका के तुमके खानदान को खत्म कर दे बोले तो मैं डरने वाला नहीं। भाई मैं बचा हूं, मेरे घर में एक आदमी ही बचा था, मैं डरता नहीं। अरे हम अच्छी काम करने के लिए डरना क्यों? तो ये मोदी साहब हमेशा अपने लोगों को कह के, बीजेपी हमेशा मुझे डराती है। मैं तो पार्लियामेंट में ही नहीं डरा, राज्यसभा में नहीं डरा, मुकाबला करते रहता हूं। मेरे जो क्वेश्चन रहते हैं उसका जवाब ही नहीं देते। मैं जब जोर से भाषण करने लगता हूं तो बीजेपी के एमपी को बोलते हैं बीजेपी के लोग, उठो उठो गड़बड़ करो। खड़गे साहब बोल रहे गड़बड़ करो, माफी मांगो बोलो। अरे राहुल जी लोकसभा के मेंबर है, मैं राज्यसभा का मेंबर हूं, मैं कैसा माफी मांगू? जिस जगह जिन्होंने बोला है उनसे पूछो ना जाके माफी मांगो बोल के। अगर हिम्मत है तो वो पूछो। उठते सुरते ही मैं जब भाषण करता माफी मांगो, कई के लिए माफी मांगो। राहुल जी कहे, मैं भी कहा, मेरे भाषण को भी आधा उन्होंने खत्म किया, राहुल जी के पूरे भाषण को खत्म किया। और राहुल ने किया था क्या? राहुल ने यही कहा था, भाई एक आदमी को आप इतना सपोर्ट कर रहे हो जो 2.5 साल में 12 लाख करोड़ का आदमी बन गया। उसकी 2014 में वो सिर्फ 3,000 करोड़ का मालिक था। वो इसने 9 साल में कम से कम 12,50,000 करोड़ का मालिक कैसा बना? किसने बनाया? हम वो पूछ रहे थे। ऐसा पूछते ही ये पूछते समझकर तुम माफी मांगो, माफी, पूरा पार्लियामेंट बंद कर दिया हमने। और बाद में बोलते ये अपोजिशन के लोग हमेशा भाषण करते नहीं, डिबेट नहीं करते, अपने जो भी कुछ डिबेट में मुद्दे हैं वो नहीं रखते, ये हमको बोलते हैं। लेकिन वहां पर गड़बड़ करने वाले लोग यही बीजेपी के लोग, यही एमपी। और मोदी साहब चुप बैठते हैं, ऐसा देखते हैं वो। और दूसरी बात, अभी भी बोला मैं करप्शन का तो दूसरों को चार्ज लगाते, ईडी, सीबीआई, जो कुछ भी है एजेंसीज लगाओ। कोई अगर अच्छा बात करता है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई सही बात करता है या उनके खिलाफ अगर वो बात जाती है, डालो जेल में इसको। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ है, लगाओ बुलडोजर उधर। यही तो योगी कर रहा है। वो योगी को लेके ये जो मोदी जी है लेके दोनों फिर रहे भाई के जैसा। अरे आपके पास कानून है, संविधान है और कानून भी है। कानून का इस्तेमाल करके आप सरकार चलाओ, ना कि बुलडोजर लगा के सरकार चलाने की आवश्यकता नहीं है। हमने बनाया कानून इसलिए, कानून के दायरे में अगर कोई कुछ भी करता है गलत, सभी को एक ही शिक्षा होना चाहिए। तो यहां पर वो नहीं चल रहा, ठीक है। दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट तो इतना बढ़ गया देश में। मोदी जी तो बहुत बोले पहले, क्या बोले? पहले तो एक जुमला निकाले शुरू में, बाहर का काला धन लाकर मैं आप लोगों को 15-15 लाख दिलाऊंगा, आपके जेब में डालूंगा बोले। डाले हैं?
नहीं भाई, डाले होंगे, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, फिर प्राइम मिनिस्टर कैसा झूठ बोलता है? मैं बोलता हूं, वो बोलते हैं कि भाई खड़गे साहब अपोजिशन में झूठ बोलते बोलते, मैं सही बोले तो वो झूठ बोलते हैं। लेकिन आपको मालूम होगा ना, प्राइम मिनिस्टर 15-15 लाख छुपके ला के आपके घर को दिया है, वो भी नहीं दिया। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा हर साल मैं 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कहा कि नहीं? 2-2 करोड़ दिया, किसी को मिला? फिर मोदी वो भी झूठ बोला, ठीक है। और तीसरी बात उन्होंने कहा किसानों की आमदनी मैं दुगना करूंगा। किसी किसान की आमदनी दुगनी हो गई है? ये भी झूठ है, ठीक है। तो ये 3 झूठ तो हो गए। और किसानों को ये बोला फर्टिलाइजर मैं कम करता हूं, पेस्टिसाइड मैं कम करता हूं दाम उसके, ये बोला या नहीं बोला? ये चौथा झूठ हो गया। पांचवा, और बहुत है ऐसे। और उन्होंने ये कहा हमारे मां बहना इतने परेशान हैं, जब मैं गांव में जाता हूं, वो जब देखता हूं औरतें चूल्हे के सामने बैठते हैं, लकड़ी जलाती रहती है, धुआं आंखों में जाता है तो उनके आंखों से पानी निकलता है। तो इसीलिए मैं, और जब वो चूल्हे में उपली लगाते हैं, वो धुएं से भी उनके आंखें खराब होते हैं और उनके आंखों से पानी निकलता है। वो देखकर मुझे रोना आ गया। मैं नहीं बोल रहे, मोदी के शब्द है। तो मेरे आंखों में पानी आ गया। इसीलिए मैंने तय किया मेरे मां बहनों को मुफ्त में एक सिलेंडर देते जाऊंगा। क्या है भाई अब सिलेंडर की कीमत? 1200। हमारे जमाने में 410 रुपए था, अब मोदी जी के जमाने में 12। ये भी झूठ है क्या सच है? ये तो देखिए, हमारे महिलाओं को ऐसा ही बोला, नौजवान साथियों को बोला, किसानों को बोला, छोटे मोटे व्यापारियों को बोला, मैं मुद्रा योजना लाके बैंक से सबके कारोबार ठीक करने के लिए मैं ये नोटबंदी कर रहा हूं, और नोटबंदी के बाद उन सबको पैसा बैंक से कर्जा मिलेगा, वो लोग खुशहाली रहेंगे। कोविड में भी जो नुकसान हुआ वो भी हम भरपाई कर सकते, लोगों को काम मिलता है। ये किसने कहा? ये भी मोदी जी ने कहा। इतने झूठ बोलते गए, झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ। और हम कुछ कहते हैं कि मोदी साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम बोल रहे हैं सच और आप बोल रहे हैं झूठ, हमको कहते हैं। लेकिन और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके जितने भी वायदे थे उन्होंने नहीं किया। हमारी सरकार जब थी उस वक्त भी हमने वायदे निभाने की पूरी कोशिश की। हमने छोटे मोटे लोगों को, गरीबों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए 4% रिजर्वेशन रखे थे, वो भी निकाल दिया इसके सरकार ने, बोम्मैया के सरकार ने। क्यों भाई? अरे वो तो 20 साल से चल रहा था, ऐसी कौन सी आपके ऊपर आफत आ पड़ी? वो 4% माइनॉरिटी का भी आप निकाल देते। अगर मेरी सरकार आएगी वो 4% बराबर हम दिला के देंगे। जैसा मैं संविधान को, दस्तूर को बदल के आप 7 जिले के लोगों को आर्टिकल 371J करके दिया, उससे नौकरियां मिल रहे, मेडिकल कॉलेज सीट मिल रहे,
इंजीनियरिंग से मिल रहे हैं या नहीं? तो ये हम दस्तूर बदलने का काम 7 जिले के लोगों को किया और आज वो कुछ आपने क्या किया हमारे एरिया के लिए? मोदी जी, बोम्मैया जी, आप क्या किए? इधर ना डेवलपमेंट के लिए पैसे दिए, ना रोड के लिए दे रहे हैं, ना इरिगेशन के लिए दे रहे हैं, ना इंडस्ट्री के लिए दे रहे। क्या है? सिर्फ कमीशन मारना, केस डालना। अब कितने केस डालने दो, और उस केस को तो हम फेस करेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जमहूरियत में जब तक हम मिलके नहीं रहेंगे तब तक किसी को फायदा नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को टिकट मिलता है, किसी को नहीं मिला। मैं 52 साल से मेहनत कर रहा हूं। कभी मुझे क्या है कोई बड़ा हुद्दा कर्नाटक में मिला, मैं कभी नाराज हुआ? कोई कितने लोग मुझे भी उचकाने की कोशिश करे, साहब आप 52 साल से हैं, आप चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन रहे? अरे चीफ मिनिस्टर एक ही बड़ा हुद्दा है क्या? जनता के हित में मैं चीफ मिनिस्टर नहीं था, आर्टिकल 371 जे करके दिया। कोई चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता था। बहुत से चीफ मिनिस्टर तो बन के गए, कोई किया क्या? उसको कमिटमेंट होना, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट जिसके पास होता है वो किस ना किस रास्ते से कुछ रास्ता निकाल के करता है। मैं नहीं ये कर रहा हूं कि मेरे पास जादू है, सब कुछ करके दूंगा, आप वोट दो। नहीं, जो होता है मैं जरूर करूंगा, करते आया हूं और कल भी करूंगा, मरते दम तक करूंगा। और अब समय भी समाप्त होने आ रहा है, फिर भी मैं एक चंद बातें बोलूंगा। क्या है कि पार्लियामेंट में मैं भाषण कर रहा था, तो भाषण के वक्त मैं एक शायरी पढ़ा। शायरी पढ़ने के बाद मेरे को एक नोटिस दिया चेयरमैन साहब, वो बोले, और वो पूरा निकाल दिया, मेरा भाषण ही निकाल दिया। अरे मैं बोला कि शायर की शायरी है, मेरी नहीं है, तुम मेरे भाषण को क्यों खत्म कर रहे हो? अगर उसमें कोई लफ्ज मैं गलत इस्तेमाल किया हूं या कोई लफ्ज आपके खिलाफ बोला हूं, निकालो, लेकिन जो लफ्ज शायर ने लिखा है वो भी निकाल रहे आप। तो वो शायरी ये थी, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लुटाने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पे 40%। नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं, वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही नसीब के मारे की बात करते हैं, वही नसीब की मारे की बात करते हैं। इसमें बोलो उनके खिलाफ क्या है भी? ये नजर मैंने पढ़ा, इसको पूरा निकाल दिया उन्होंने पार्लियामेंट से कि उनको क्या नुकसान है इससे। ये ऐसे यानी सच बात रखने के लिए भी
ये लोग हमको मौका नहीं देते, लेकिन हम लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक। जब तक सांस है हम पूरे हमारे जो भी आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी पे हम करते रहे। तो इसलिए मैं दोस्तों और माँ बहनों और दूर दूर सुनने वाले मेरे माता और बहनों को भी ये कहना चाहता हूं कि आप खनीज फातिमा जी को चुन के लाओ और हम पूरा पार्लियामेंट में, असेंबली में, जब हमारी यहाँ पर स्टेट में सरकार आएगी, हम पूरा काम करने का मौका मिलेगा और वो करके हम बताएंगे। इसीलिए आप सभी लोग उनको वोट देना चाहिए। और मैं पूछता ये क्यों देना चाहिए? ये तो है मैं झूठ क्या क्या बोले वो सब बोला, कैसा लूटे वो भी बोला, कैसा कमीशन मारे वो भी बोला, सब चीज तो बोला। शायरी भी एक बोला तुम्हारे को समझ में आने के लिए भी, वो भी कहा। तो मोदी को तो समझ में नहीं आता, कम से कम आपको समझ में आता है, तो इसलिए मैं बोला। अब दूसरा, हम क्या करने वाले हैं? हमारी हुकूमत जब आएगी, कैबिनेट बनेगी, पहले ही कैबिनेट में 5 हमारे वायदे हैं, गारंटी है। वो 5 गारंटी को हम अमल में लाएंगे। एक गारंटी है गृह ज्योति। गृह ज्योति 200 यूनिट जो भी जलाते हैं उनको फ्री, कोई बिल भरने का नहीं है। दूसरा, गृह लक्ष्मी, जो हमारे माताएं हैं, जिस घर में उनका घर देखते हैं, उनके नाम से उनके अकाउंट में 2000 रुपए हर घर को हम देंगे। ये वायदा हमारा है। तीसरा, अन्न भाग्य। अब ये बोम्मैया की सरकार बीजेपी की आके 7 को 5 कर दिए। अरे हम तो 5 का 7 कर रहे थे ना, 7 का 5 कर दिया। हम 10 केजी फ्री राइस देंगे और ये हमारा वायदा है। युवा निधि, हर ग्रेजुएट को जिसको एम्प्लॉयमेंट नहीं, वैसे डिप्लोमा होल्डर और वैसे ग्रेजुएट को महीना 3000 रुपए 2 साल तक देते रहेंगे और डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए देंगे। तो ये हमारा चौथा वायदा है। 5वां वायदा ये वो है, बस में हमारे माँ बहनों, हमारे बच्चियां कभी स्कूल जाते, कॉलेज जाते, हॉस्पिटल को जाने वाले लोग रहते, उनके पास रोज रोज का पैसा नहीं रहता है। इसीलिए हमने तय किया हमारे माताओं को, बहनों को फ्री बस पास। पूरे कर्नाटक में हमारे माँ बहनों को फ्री पास। कम से कम इससे हमारे माँ बहनों को ये फायदा होगा। कम से कम उन्होंने तो तालियां बजाने दो, कम से कम हमारे पास। और वो जो 2000 रुपए देने वाले हैं, आप इनको मत दीजिए, इधर वालों को, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो ये हमारे 5 वायदे हैं। हम 5 वायदे निभाएंगे और करेंगे। इस पे मोदी साहब हमेशा बोलते हैं, कैसा क्या गारंटी है? ना उसमें गारंटी है ना वारंटी है बोलते। अरे भाई, यही बात आप बोले थे पार्लियामेंट में
जब हम फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए थे, जब सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह जी ने गरीबों के लिए अनाज देने की जब बात की, 2-3 रुपए में 1 केजी, उस वक्त भी आपने यही लोग अपोज करे। ये कैसा होता है, कहां से बजट लाते? हम तो दिया ना, देने के बाद हर राज्य में कोई 2 रुपए, कोई 1 रुपए, कोई फ्री करने लगा। तो हम करे हैं, दिखाए हैं, लोगों को खिलाए हैं, पेट भर के खाना खाए हैं। जब उनको फिर कम गिराया, आपने उसको फिर निकाला, हम उसको फिर मजबूती के साथ 10 केजी लाने का काम हम कर रहे हैं। इसके वाला हमें ये तो बहुत बातें करते हैं कि चुनाव में मैं अहमदाबाद गया था, गुजरात का चुनाव हो रहा था, तो मेरे भी कैंडिडेट थे, तो मैं इधर उधर घूम रहा था। तो मोदी साहब भी जरा मास्टर है ना फिरने में, घूमने में, तो उन्होंने भी जैसा अपने अप्पा का तालाब यहाँ है ना, वैसा वहाँ अहमदाबाद में एक बीच तालाब है, उसके आजू बाजू में ये रोड शो निकाले, ऐसा 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 करके। रोड शो कहाँ चौक आती है वहां ठहरना और भाषण करना। भाइयों बहनों, मैं इस भूमि का पुत्र हूं, मैं गुजराती हूं, गुजरात का पुत्र हूं, इसीलिए मुझे आप चुनना चाहिए, नहीं तो मेरी दिल्ली में बेइज्जती होती, क्योंकि गुजरात अगर हारता तो। ये उन्होंने कहा। अब वो बोले गुजरात का पुत्र है, वहां का भूमि पुत्र है, तो मैं क्या कर्नाटक का पुत्र नहीं, भूमि पुत्र? अरे जो हक तुम्हारे को है कहने का, मुझे भी वही है। मैं भी गुलबर्ग में पैदा हो गया हूं, मैं इस मट्टी का ही आदमी हूं, मैं भी भूमि पुत्र हूं। तो इस बार मोदी मेरे फेवर में प्रचार करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ का भूमि पुत्र हूं ना। उन्होंने वहां का भूमि पुत्र समझ के वोट मांगा था। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक का भूमि पुत्र है। तो भाइयों, ऐसी ऐसी बातें करके वो कभी गुजरात में गए तो वो बोलते हैं, यहाँ आते हैं तो कभी बोलते हैं कि समाज में गई तो एक तुम्हारा भाई यहाँ है, दूसरा भाई वहां है। कभी किसी को बोलते हैं एक तुम्हारा पुत्र यहाँ है, दूसरा पुत्र दिल्ली में है। ऐसी बातें करते रहते हैं। तो ये आप ऐसा बोलिए, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी पॉलिसी क्या है, आपका डेवलपमेंट एजेंडा क्या है? हमारे गुलबर्ग के लिए, हमारे कर्नाटक के लिए आपने कितने पैसे दिए, कितने कारखाने लाए, कितना इन्वेस्टमेंट लाए, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए, ये बोलो ना। करोड़ों लोग बच्चे आज बेकार हैं और पूरे हिंदुस्तान में 30 लाख वैकेंसीज है, 30 लाख। वो मोदी साहब नहीं भर रहे। 2-2 करोड़ की तो छोड़ो, कम से कम 30 लाख सरकारी नौकरी तो भरो ना। और यहां कर्नाटक में 2,60,000 नौकरियां हैं। फिर बोम्मई साहब को बोलो नौकरी भर्ती करो। हमारे 2,60,000 बच्चों को नौकरी मिलती है, अच्छी नौकरी मिलती है, अश्योर्ड जॉब मिलता है, वो क्यों नहीं कर रहे? नए देने का छोड़ो, है सो नौकरी भी ये लोग निकाल ले रहे। क्योंकि अगर ये नौकरी दिए तो किसको जाएंगे? रिजर्वेशन के तहत गरीब लोगों को जाएंगे। इसीलिए वो नहीं चाहते कि ये नौकरियां भरे। तो ये उनका मंशा है। इसीलिए वो यही चाहते हैं कि किसी ना किसी वजह से वो देश को तंग, गरीबों को तंग और बर्बाद करना चाह रहे हैं और उसी लाइन पे वो चल रहे हैं। अब चुनाव में तो
कर्नाटक में कितने बार आए, कितने मीटिंग के, सब आपको मालूम है। एक प्राइम मिनिस्टर इतने बार आता है, गुलबर्गा जैसे शहर में 3-3 मीटिंग, 4-4 मीटिंग करे, सुरपुर में करे, मलकेड़ में करे, गुलबर्गा में करे, उधर एक इधर एक, कहाँ नहीं गए, गली छोड़े नहीं, कुछ भी नहीं छोड़े। और जब मैं गुलबर्गा का सीट मेयर का हारा तो दावणगेरे में बोले, खड़गे जी के गढ़ में फूल खिला, ये बोले हो, आप सुने नहीं होंगे दावण। तो इज्जत मेरी गई कि आपकी गई? तो हमारी मेजॉरिटी थी, इसके बावजूद उन्होंने एमएलसी लोगों को, बाहर के लोगों को लाके मेंबर बनाया। जनता हमारे को साथ दी, जनता हमको मेजॉरिटी में चुन के लाई। फिर भी छोटे से शहर में भी पैसे का खेल करके एमएलसी को बाहर से लाते आप। यहां के लोगों को करो, मैं मानता हूं, लेकिन बाहर के एमएलसी को मेंबर बना के, वोटर बना के, आप एक वोट से जीतकर डंगोरा पिटवाते हो मैसूर में, दिल्ली में, और खड़गे जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में फूल खिला, उनका किला टूट गया। अरे मेरा किला मेरे लोग हैं, तुम्हारे हाथ से क्या होता तोड़ने का? जब तक लोग मेरे साथ हैं तब तक इस किले को कोई तोड़ नहीं सकता। ये मेरा किला नहीं, लोगों ने जैसा बिल्डिंग बनती है ईंट के ऊपर ईंट रख के, दरवाजे लगा के तब घर बनता है, वैसा किला हमारे लोगों से जोड़ते हुए बना हुआ किला है। इसको कोई उखाड़ के फेंक नहीं सकता, उतना दम किसी के पास नहीं है। तो भाइयों, ये एक है। और झगड़ा चल रहा है मणिपुर में, वोट मांग रहे यहां पर। अरे एक प्राइम मिनिस्टर, आप वोट के लिए यहां फिर रहे हो, तो मणिपुर में दंगे हो रहे, 54 लोग मर गए, कश्मीर में जवान मर गए, टेररिस्ट फिर शुरू हो गए। वो मणिपुर में वैसा ही चल रहा। लेकिन बहादुर यहां हर जगह 56 इंच छाती लेके घूम रहे। अरे देश के हिफाजत की बात करते हैं तो सिर्फ क्या वोट मांगने के लिए करते हैं? सिर्फ वोट के लिए आप यहां घूम रहे, गली गली घूम रहे हो, और वहां मणिपुर में नहीं जा रहे हो। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, मेरा टाइम भी हुआ, फिर मेरे को नोटिस आ जाएंगे, अभी 3 मिनट बाकी है। इसीलिए मैं यहीं अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि ना देश संभाल सके, ना लोग संभाल सके, ना करप्शन कम कर सके, ना किसानों को मदद कर सके, और ना माइनॉरिटी के जो रिजर्वेशन के लिए इन्होंने अपना मुंह भी नहीं खोला। तो हर चीज में ये सरकार एक बेकार सरकार है, इसको उखाड़ के फेंकना चाहिए नहीं? सभी हाथ उठाओ, उधर के लोग नाराज दिखते उधर सभी। तो ये काम 10 तारीख को आप करना है, सुबह उठते ही लाइन लगाना है, और खनीज फातिमा जी को जिताकर आप बेंगलोर भेजना है, और हमारे एमएलए भारी बहुमत से उनको चुन के लाइए। थोड़े से कोई भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, हमारे लोग तो थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं ना, ये मुश्किल रहता है हमारा। लेकिन मोदी तो अपनी चाल चल रहा है, किसी को इंडिपेंडेंट ठहरा करा, किसी को मदद कर रहा, कई जगह दूसरे पार्टियों से दोस्ती करा, ये तो कर रहा है, और हमको खूब। तो इसलिए आखिरी एक बात कह के मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं। मोदी जी, खूब करो कोशिश हमको मिट्टी में दबाने की। मोदी जी,
आप खूब करो कोशिश हमको मिट्टी में दबाने की। हम बीज है, बार बार उगते रहते हैं। क्या बात।